नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं थोड़ा सा लेट, माज़र चाहता हूँ, ट्रैफिक में डिले हो जाती है कभी कभार, लेकिन हमारी इस वीक की अनाउंसमेंट्स में अपॉइंटमेंट्स कल अगर करना चाहते हैं फिंचली ऑफिस में हस्ब मामूल, उसी तरह वेंसडे को इंशाल्लाह फिंचली ऑफिस में ही मुलाकात होगी और इस थर्सडे बर्मिंघम में मुलाकात होगी। सो लास्ट वीक क्योंकि मैनचेस्टर था, इस हफ्ते बर्मिंघम की अपॉइंटमेंट्स हैं और फ्राइडे को अगर आप मिलना चाहें तो जुमे वाले दिन हम अगेन फिंचली ऑफिस में अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। ये तो हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया। उसके अलावा अब चलते हैं, मैं एक जो लास्ट वीक एक दो केसेस आए मेरे पास जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको लेटर्स आते हैं जिसमें उनको पता चलता है कि उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस मनसूख किए जा रहे हैं। अब वो लेटर्स का मतलब क्या है? कानून उसमें यह कहता है कि अगर आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किया जा सकता है। 2014 का जो इमिग्रेशन एक्ट आया था उसने रोड ट्रैफिक एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां की हैं जिसकी वजह से ये कानून होम ऑफिस ने बनाया है। मकसद इस कानून का वही है जो मैं हमेशा कहता आता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी तंग करना चाहते हैं, आपकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं कि आपकी NHS की एंटाइटलमेंट्स ख़त्म कर दी जाएँ, आपके बैंक अकाउंट्स को रोक दिया जाए, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाए, आप प्राइवेटली कोई प्रॉपर्टी ना ले सकें और रेंट आउट ना कर सकें। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि जो उन लोगों के पास स्टेटस नहीं है वो यहाँ से वापस चले जाएं। इसमें मैं सिर्फ जो बात आज यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो मुझे पता चला है, क्योंकि क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी होम ऑफिस ने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली वो किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से इस चीज़ को नाफिज करेंगे। सो अब वो एक्सपीरियंस से कर करके, लेटर्स कर करके फिर जाके हमें पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ पर कारामद हो सकती है। एक केस में जहाँ पे हमें कामयाबी हुई वो ये हुआ कि ड्राइविंग लाइसेंस का उनको आ गया लेटर कि जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हम मनसूख करने जा रहे हैं। हमने उनको रिप्रेजेंटेशंस किए आगे से कि आप जो ये ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने जा रहे हैं ये करना गलत है, क्योंकि आपका जो लेटर आया, जिस डेट को वो लेटर आया था उस डेट से पहले हमारे क्लाइंट ने फ्रेश क्लेम सबमिट करा दिया हुआ था और उसका फ्रेश क्लेम पेंडिंग था और उस बेसिस पे उसका वो जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला लेटर था वो उन्होंने मनसूख कर दिया। अब ये बात काबिल ज़िक्र इसलिए है और इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता था कि इससे पहले जो चीज़ एक सामने नज़र आ रही थी वो ये था कि क्योंकि कानून ये कहता है कि आपके पास वैलिड लीव होनी चाहिए, सो अगर आपका कोई फ्रेश क्लेम या फर्दर रिप्रेजेंटेशंस हुई हुई हैं तो उसको वो मानेंगे नहीं। लेकिन अब ये चीज़ जो मैंने एक लेटर में देखी, जो एक केस करके देखा, उसमें ये चीज़ समझ आई कि अगर आप रिप्रेजेंटेशंस करके बैठे हुए हैं और फिर आपको ये लेटर आता है होम ऑफिस का तो आप उस लेटर को कैंसिल करवा सकते हैं। अब कुछ और लेटर्स भी थे, कुछ और लोगों के भी केसेस हमने हैंडल किए हैं जहाँ पे ऐसा था कि उनको लेटर आया, उसके बाद उनका फ्रेश क्लेम डाल के फिर हमने कोशिश की कि किसी तरह से वो लेटर मनसूख कर दिया जाए, लेकिन फिर उसका जवाब ये आ रहा था कि आपका जब फ्रेश क्लेम हमें मौसूल हुआ उससे पहले हम ये लेटर इशू कर चुके थे, इसलिए हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस फिर भी मनसूख कर देंगे। सो कहने का मतलब क्या बनता है कि अगर, वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपकी हर वक्त कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशंस, कोई ना कोई फ्रेश क्लेम, कोई ना कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस आपकी चल रही हैं अगर होम ऑफिस के साथ, तो चांसेस आर कि हो सकता है आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला लेटर ना आए। वैसे तो कानून उन्होंने जो बनाया है वो मैंने आपको बता दिया, कानून ये कहता है कि आपकी कोई ना कोई वैलिड लीव होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझे एक बात नज़र आई जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा आज, वो ये बात है कि अगर आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशंस चल रही हैं और उसके बाद आपको वो लेटर इशू किया जाता है तो पुरानी रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे आप ये फाइट कर सकते हैं इस केस को कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख ना किया जाए। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर वो साहब जो थे उन्होंने तो बहुत आगे तक लड़ा इसको। उनको लेटर आया होम ऑफिस का जिसके अंदर उनकी कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस मौजूद नहीं थी, उन्होंने उसके बाद वो फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डाली और होम ऑफिस को कहा और DVLA को कहा कि जी मेरी फर्दर रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दी गई हैं तो आप मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख ना करें। लेकिन उनको जवाब ये आया आगे से कि जिस डेट को हमने लेटर आपको लिखा था उस डेट पे आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कोई नहीं थी, इसलिए हमने इसको मनसूख करना है। उन्होंने इसको आगे अपील किया, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके वहां पे बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद कानून का भी जो फैसला या कोर्ट का जो फैसला था वो भी यही था कि क्योंकि लेटर पहले इशू हो चुका था, फर्दर रिप्रेजेंटेशंस उसके बाद की गई हैं, इसलिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। सो इससे जो नतीजा अखज़ किया जाता है वो यही है कि अगर आपकी कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस चल रही हैं तो उम्मीद है
कि आपका वो होम ऑफिस से लेटर नहीं आएगा या DVLA से लेटर नहीं आएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर दिया जाए। और अगर वो लेटर आता है और आप प्रूव कर सकते हैं कि आप उससे पहले अपना फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डाल चुके हैं या अपना फ्रेश क्लेम डाल चुके हैं, तो आप उसको फाइट कर सकते हैं उसकी बेस पे। ठीक है जी, ये तो मैं आज चाह रहा था कि एक छोटी सी बात जरूर कर दूंगा। अब मेरा ख्याल है अपना सीधा फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, मेरा क्वेश्चन सर सिंपली ये है कि मेरे पास रिटेन्ड ऑफ रेजिडेंस है EU सर्कल में जी। ठीक। और मैंने अपनी मिसेस की एप्लीकेशन की है जो कि 4 वीक से पहले, और मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने उनके लिए स्पाउस वीजा अप्लाई किया था और 1395 पाउंड उन्होंने फीस डिडक्ट कर ली। अब मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक सिस्टम था और IHS मेरे ख्याल में उन्होंने लिया या नहीं मुझे ये नहीं पता इस चीज का। लेकिन जब वो सर्विस का ऑप्शन आया था मैंने प्रीमियम सर्विस चूज की थी, एक स्टैंडर्ड थी एक प्रीमियम सर्विस थी। ठीक है। तो मुझे किसी ने बताया था कि ये विद इन 15 वर्किंग डेज में रिप्लाई करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया जी। और दूसरा काइंडली बताएं अगर मुझसे मिस हो गया वो IHS पे करना, अभी मैं कोई कांटेक्ट करके या किसी तरीके से मैं उनको भिजवा सकता हूँ पे करके कोई रसीद या कोई वेरिफिकेशन नंबर। ये मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा जो 5 साल वो पूरे होने वाले हैं ये 2017 के सितंबर में, क्योंकि 2012 में वो मुझे स्टेटस मिला था। ठीक है। फिर 15 में मैं सेपरेट होकर रिटेन्ड ऑफ रेजिडेंस ले लिया। ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो इंडेफिनेट मेरा ड्यू है सितंबर 2017 में। तो मैं तब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरे 2 क्वेश्चन है, प्लीज काइंडली जरा डिटेल से बता दीजिएगा, मैं काफी कंफ्यूज हूँ इस पर। मैं कोशिश करता हूँ सर। मुझे आपका दूसरा सवाल तो आंसर करने में कोई मसला नहीं है। जो पहला सवाल है आपका वो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आती कि आपने उसमें अभी जो एप्लीकेशन की है वो किस कानून के तहत की है। अगर आप कहते हैं आपने अपने मिसेस के लिए अप्लाई किया है और वो आपने अप्लाई किया है स्पाउस वीज़ा के लिए, तो अगर आप खुद रिटेन्ड राइट्स ऑफ रेजिडेंस के ऊपर चल रहे हैं तो उसके अंदर अभी आपके पास वो पावर है कि नहीं कि आप उनके लिए अप्लाई कर सकें, ये ज़रा एक डिबेटेबल बात बनती है बीच में। जो आपका दूसरा सवाल था कि आपने कहा कि आप खुद 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, रिटेन राइट्स ऑफ रेजिडेंस का मतलब ही ये होता है 2012 में आपको उन्होंने स्टेटस दिया, आपकी शादी थी, आपको उसकी बेसिस पे डिपेंडेंट वीज़ा मिल गया जो EEA डिपेंडेंट का वीज़ा होगा। 3 साल आपकी शादी रही, उसके बाद जिस वजह से भी आपकी शादी ब्रेक डाउन हो गई, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लेकिन आपने उसके बाद रिटेन राइट्स ऑफ रेजिडेंस की एप्लीकेशन डाली और वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। उसका मतलब ये होता है कि 2012 से जब से आपका टाइम शुरू हुआ था वो जो राइट आपका चल रहा था वो राइट आपने रिटेन कर लिया, यानी वो राइट आपका बरकरार रहा। सो उसका मतलब यही बनता है कि जब आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं 2017 में, जिस महीने में जाके आपके वो टाइम कंप्लीट होता है, तो आप उसमें जाके परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ एक याद रखिए, मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि इंडेफिनेट लीव में और परमानेंट रेजिडेंस में एक फ़र्क ज़रूर है। वो फ़र्क ये है कि आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करते हैं अंडर द EU रेगुलेशंस और आप इंडेफिनेट लीव अप्लाई करते हैं अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। सो अगर आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत चलते जा रहे हैं और आपकी इंटाइटलमेंट बनती है तो आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करते हैं। और अगर आप यूरोपियन रेगुलेशंस में चल रहे हैं, यानी जिस तरह आप रिटेन राइट्स ऑफ रेजिडेंस के ऊपर चल रहे हैं, तो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेंगे। दोनों का इफेक्ट सेम होता है। इफेक्ट ये होता है कि आपको यहाँ पे परमानेंट स्टे दे दिया जाता है, यानी आप इमिग्रेशन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, लेकिन उसका अप्लाई करने का एक तरीका फ़र्क होता है। अब जो आपने पहली एप्लीकेशन का जिक्र किया उसमें तो मैं यही कहूँगा आपको कि जब तक आपको वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, देयर इज़ नथिंग मच जो आपको कुछ करना होगा, क्योंकि अगर आप अभी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करके कुछ एप्लीकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, आपको नहीं पता कहाँ भेजेंगे, कौन सा केस वर्कर डील कर रहा है, कौन सी टीम डील कर रही है उसके साथ। सो सबसे पहली बात यही है कि आप उनका इंतज़ार कीजिए कि वो आपको लिखें। अगर आपने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे नहीं किया तो आपको एक लेटर आता है जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे नहीं किया, आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप इसको पे करके हमें इसका रेफरेंस नंबर फौरन इशू करें। अगर वो आप उनको रेफरेंस उस 10 दिन के अंदर भिजवा देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को उसको सही तरीके से कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वो आप 10 दिन के अंदर नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है एज इनवैलिड और वो आपको वापस आ जाता है, सारे का सारा पलंदा उठा के आपको वापस भेज देते हैं, जिस पे आपके केस पे डिसीजन नहीं किया जाता, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एज इनवैलिड। सो जो आपने मुझे बताया उसमें तो बेहतरीन चीज़ यही लगती है कि आप पहले इंतजार
इंतज़ार करें कि होम ऑफिस का कोई आपको लेटर आए जिसमें वो आपको कहें कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया, या जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है फिर आप उसको आगे से फॉलो कीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जो 5 साल वाली बात आपने कही, उससे मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपका जब 2017 में आपका जब टाइम कंप्लीट होता है, प्रोवाइडेड पूरे 5 साल का आप टाइम उनको दिखा सकते हैं कि आप काम करते रहे हैं एज इफ यू वर एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स इन द यूके। अगर आप उस तरह से दिखा सकते हैं, काम का सारा कुछ शो कर सकते हैं, अपने प्रूफ्स लगा सकते हैं साथ, तो वो लगाइएगा ज़रूर और उसकी बेस पे आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जानी चाहिए। ऑलराइट जी नाज़रीन, पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। दोबारा मिलते हैं थोड़ी सी देर में।